नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के टॉप 10 एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लाइट डीजल ऑयल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। तो ऑप्शन है 10,550, 10,300, 11,100, 10,850। अगर हम लाइट डीजल ऑयल की कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो वो होती है 10,300। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10,300 किलो कैलोरी पर केजी। अगर हम हाई स्पीड डीजल ऑयल की बात करें तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 10,550 किलो कैलोरी पर केजी। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 11,100 किलो कैलोरी पर केजी। और वहीं अगर पावर केरोसिन की बात करें तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 10,850 किलो कैलोरी पर केजी। इंडिया के अंदर पावर टिलर कब इंट्रोड्यूस किया गया? हमारे ऑप्शन हैं 1960 से 1961, 1920 के अंदर, 1915 से 1919 के अंदर या 1963 के अंदर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पावर टिलर को 1963 के अंदर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। अगर इंडिया में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो 1960 से 1961 के बीच में स्टार्ट हुआ था और दुनिया में पावर टिलर का कॉन्सेप्ट 1920 के अंदर आया था और 1915 से 1919 के बीच में पीटीओ को इंट्रोड्यूस किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर के अंदर किस टाइप का इंजन यूज किया जाता है? इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, मैकेनिकल कंबशन इंजन या दोनों ए एंड सी। अगर ट्रैक्टर की बात करें तो उसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन यूज किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये इंटरनल और एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होते हैं? जैसे कि इनके नाम में लिखा है, इंटरनल यानी कि अंदर की तरफ और कंबशन यानी जलना, यानी कि ऐसे इंजन जिसके अंदर जो कंबशन होगा वो अंदर की तरफ होगा, और एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ। तो एक्सटर्नल कंबशन के इंजन के अंदर जो कंबशन होगा वो बाहर की तरफ होगा। आपको गदर मूवी का ये सीन याद होगा। इस मूवी के अंदर ये नन्हा बालक इस चैम्बर के अंदर कोल डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये जो चैम्बर है यहाँ पर कोल की बर्निंग होती है और इससे जो हीट निकलती है वो इंजन में जाती है, जिससे हमारा इंजन काम करता है। तो इसमें जो कंबशन हो रहा है वो बाहर की तरफ हो रहा है। तो ये एक तरह का एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जाम्पल है। चलिए इसे डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा इंटरनल कंबशन इंजन है और ये हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। जो ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो भी हमने वीडियो में देखा उसमें यहाँ पर कंबशन हो रहा है और यहाँ पे इसका ये पिस्टन है। यहाँ पे जो कंबशन होगा उससे जो हमें हीट निकलेगी उस हीट से हमारा ये पिस्टन मूव करेगा और इससे हमारी ये ट्रेन आगे बढ़ेगी। जितना ज़्यादा तेज कंबशन होगा उतनी हमारी ट्रेन की स्पीड होगी। ये कॉन्सेप्ट पहले यूज किया जाता था लेकिन अब इसे यूज नहीं करते हैं। और ये जो डायग्राम है वो है इंटरनल कंबशन इंजन का। इस तरह के इंजन के अंदर जो कंबशन होता है वो सिलेंडर के अंदर होता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल कंबशन में डिफरेंस क्या हुआ? इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर तो जो फ्यूल का कंबशन होगा वो सिलेंडर के अंदर होगा, वहीं एक्सटर्नल कंबशन के अंदर जो कंबशन हो रहा है वो बाहर की तरफ हो रहा है और जो कंबशन के बाद में जो हीट जनरेट होगी वो हीट ट्रांसफर हो रही है पिस्टन को मूव कराने के लिए। जो एक्सटर्नल कंबशन टाइप के जो इंजन होते हैं इसके अंदर हीट लॉस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इस कारण से हमें इसमें फ्यूल रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस एक तरह का इन्फ्लेक्टेड स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट मटेरियल से कवर होता है, जिसके अंदर हम क्रॉप को पार्शली या फुली कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्रो करते हैं। अब आपको ये बताना है कि अगर हम पॉलीइथाइलिन को ग्रीन हाउस के कवरिंग मटेरियल की तरह यूज करें तो उसकी लाइफ स्पान कितनी होगी? 2 से 3 साल, 5 से 12 साल, 2 से 6 मंथ या फिर 20 साल। अगर हम पॉलीइथाइलिन को ग्रीन हाउस के अंदर कवरिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं तो उसका जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 2 से 6 मंथ। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 से 6 मंथ। कुछ और कवरिंग मटेरियल के लाइफ स्पान के बारे में देख लेते हैं। ग्लास और एक्रेलिक शीट की बात करें तो उसका लाइफ स्पान होता है 20 ईयर्स। पॉलीकार्बोनेट एंड फाइबर ग्लास री इन्फोर्स्ड पॉलीस्टाइल शीट का लाइफ स्पान होता है
5 से 12 साल। पॉली इथाइलिन स्टेबलाइज्ड फॉर यूवी रेस का लाइफ स्पान होता है 2 से 3 साल और पॉली इथाइलिन का जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 2 से 6 मंथ। अगर हम नैपसैक स्प्रे कम डस्टर को यूज करते हैं तो वो 2 घंटे के अंदर कितना एरिया कवर कर लेगा। अगर हम नैपसैक स्प्रे कम डस्टर की वर्क कैपेसिटी की बात करें तो वो 1 घंटे के अंदर 0.22 हेक्टेयर कवर कर सकता है। हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 2 घंटे में कितना कवर करेगा। अगर 1 घंटे में 0.22 हेक्टेयर कवर कर रहा है तो 2 घंटे के अंदर वो 0.44 हेक्टेयर कवर कर सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.44 हेक्टेयर। अगर हम इसकी कैपेसिटी ओवर पर हेक्टेयर में देखें तो वो होती है 5 ओवर पर हेक्टेयर, यानी कि नैपसैक स्प्रेयर कम डस्टर को 1 हेक्टेयर कवर करने के लिए 5 घंटे लगते हैं। ऐसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर सकता है लेकिन उसके पास वाटर ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी नहीं है? एक्वीफर, एक्वीक्लूड, एक्वीटार्ड या फिर एक्वीफ्यूज। अगर हम जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात करें तो ये 4 टाइप के होंगे: एक्वीफर, एक्वीटार्ड, एक्वीक्लूड और एक्वीफ्यूज। जो एक्वीफर होता है वो हाईली परमेबल होता है। परमेबल यानी कि इसके अंदर वाटर का मूवमेंट इजीली हो जाएगा, यानी कि वाटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली पहुंच सकता है। वहीं अगर एक्वीटार्ड की बात करें वो पार्शली परमेबल होता है। एक्वीक्लूड और एक्वीफ्यूज इम्परमेबल होते हैं। अगर हम इनके वाटर स्टोरेज की बात करें, एक्वीफर, एक्वीटार्ड और एक्वीक्लूड ये वाटर को स्टोरेज कर सकते हैं लेकिन एक्वीफ्यूज वाटर को स्टोर नहीं कर सकता। अगर यील्ड ऑफ वाटर की बात करें, यानी कि इनमें से पानी कितना इजीली निकल सकता है, तो एक्वीफर से इजीली पानी निकल जाएगा। एक्वीटार्ड से पानी निकल तो जाएगा लेकिन वो बहुत ही स्लो निकलेगा और एक्वीक्लूड और एक्वीफ्यूज के अंदर पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एक्वीफर के एग्जाम्पल है सैंड एंड ग्रेवल, एक्वीटार्ड के एग्जाम्पल है सैंडी क्ले, एक्वीक्लूड के एग्जाम्पल हैं क्ले और एक्वीफ्यूज के एग्जाम्पल है कॉम्पैक्ट रॉक। हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ऐसा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर तो कर सकता है लेकिन वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो एक्वीफर, एक्वीटार्ड और एक्वीक्लूड तीनों वाटर स्टोर कर सकते हैं लेकिन जो एक्वीक्लूड होता है वो वाटर ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? सही आंसर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्वीक्लूड। इंजीनियर्स चेन की लंबाई कितनी होती है? 66 फीट, 88 फीट, 33 फीट या फिर 100 फीट? अगर हम इंजीनियर्स चेन की लंबाई की बात करें तो वो होती है 100 फीट। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100 फीट। अगर हम घंटर्स चेन या सर्वेयर चेन की बात करें तो उसकी लंबाई होती है 66 फीट। अगर हम रेवेन्यू चेन की बात करें तो उसकी लंबाई होती है 33 फीट। निम्न में से कौन सा वेजिटेबल है जिसे ट्रांसप्लांट करना इजी होता है? टोमेटो, ऑनियन, कुकुम्बर या फिर पेपर? अगर हम ऑनियन और पेपर के ट्रांसप्लांट की बात करें तो ये मीडियम डिफिकल्टी के अंदर आते हैं और वहीं कुकुम्बर आता है डिफिकल्ट टू ट्रांसप्लांट के अंदर। और हमें यहाँ क्या पूछा गया कि ऐसा वेजिटेबल जो इजी टू ट्रांसप्लांट हो। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोमेटो। कन्वेंशनल टिलेज के अंदर सोइल सरफेस पे कितना रेजिड्यू बचता है? 350 kg पर हेक्टेयर, 800 kg पर हेक्टेयर, 1500 kg पर हेक्टेयर या फिर 1100 kg पर हेक्टेयर? अगर हम कन्वेंशनल टिलेज की बात करें तो उसमें जो रेजिड्यू बचता है वो बचता है 560 kg पर हेक्टेयर से कम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 350 kg पर हेक्टेयर। अगर हम परसेंटेज बेसिस पर देखें तो कन्वेंशनल टिलेज के अंदर 15% से कम रेजिड्यू बचता है, रिड्यूस टिलेज के अंदर 15 से 30% और कंजर्वेशन टिलेज के अंदर 30% से ज़्यादा रेजिड्यू बचता है। और वहीं अगर हम केजी पर हेक्टेयर में देखें तो कन्वेंशनल टिलेज के अंदर 560 kg पर हेक्टेयर से कम, रिड्यूस टिलेज के अंदर 560 से 1120 kg पर हेक्टेयर और वहीं कंजर्वेशन टिलेज के अंदर 1120 kg पर हेक्टेयर से ज़्यादा रेजिड्यू बचता है।
पिस्टन के द्वारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? स्ट्रोक, बोर, स्ट्रोक बोर रेशियो या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये है टॉप डेड सेंटर, और जो यहाँ का नीचे वाला एरिया है ये है बॉटम डेड सेंटर, और ये होता है पिस्टन। टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रोक क्या होगा? इस सिलेंडर की लेंथ। और वहीं हम इसकी अगर डायमीटर की बात करें या इसकी चौड़ाई की बात करें तो उसे हम कहते हैं बोर, और इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक बोर रेशियो। इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसे हम बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्ट्रोक। यहाँ पर इनकी डेफिनेशन दी गई है। स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच में तय की गई दूरी। बोर क्या होता है? बोर होता है इंजन सिलेंडर का डायमीटर। स्ट्रोक और बोर है, इनका जो रेशियो होता है उसे हम बोलेंगे स्ट्रोक बोर रेशियो। जनरली जो स्ट्रोक बोर रेशियो होता है वो 1 से लेकर 1.45 होता है। और ट्रैक्टर इंजन की बात करें तो ट्रैक्टर इंजन के अंदर स्ट्रोक बोर रेशियो होता है 1.25। और वहीं अगर स्वेप्ट वॉल्यूम की बात करें तो पिस्टन के द्वारा एक स्ट्रोक के अंदर जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया जाएगा उसे हम बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। यानी कि ये क्या है? ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। और सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करके, यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। यहाँ पर आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।